हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। तो आज का जो सेट है वो बिहार दरोगा और बिहार कांस्टेबल के जो फॉर्म आने वाले हैं उन बच्चों के लिए है। साथ ही साथ वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं जिनका 5 मार्च को बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला प्रश्न आज का क्या है देखते हैं। तो दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति का लक्ष्य 2024 तक राजधानी शहर में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक वाहन का संचालन करने का है। यानी दिल्ली सरकार ने 2024 तक अपने राजधानी में यानी दिल्ली में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक वाहन शुरू कर देंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया। यानी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा। जो अध्यक्ष मनोज सैनी है। यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा। वर्तमान में जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष है वो मनोज सैनी है, मनोज सैनी। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सामवेद को। सामवेद को क्या कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार है वो है पाणिनि। ये सारे प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध में अभिव्यक्त किया जाता है। तो कोणीय दूरी को व्यक्त किया जाता है भूमध्य रेखा के रूप में। याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा को अक्षांश को कोणीय दूरी के संबंध में व्यक्त किया जाता है यानी अभिव्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर ज़्यादा स्थित है, तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वाला है। और वर्तमान में सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो स्ट्रोम्बेली है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो थी वो महाप्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध की बोल सकते हैं कि पालन पोषण करने वाली माँ या उनकी मौसी बोल सकते हैं थी। क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म देने के बाद ही उनकी जो माँ महामाया थी वो 7 दिन के बाद ही उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए उनका जो पालन पोषण जो किया गया है वो महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो ये तो सभी को पता होगा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है। सबसे यानी ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना राजवंश कौन हो जाएगा, तो मौर्य वंश हो जाएगा, जो कि सबसे प्राचीनतम है। यहाँ पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है। यानी अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा यानी विष्णुगुप्त या चाणक्य बोल सकते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है वो किस चीज़ पर आधारित है, तो याद रखिएगा वो राजनीतिक नीतियाँ पे है। राजनीतिक नीतियाँ पे है। तो 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप, याद रखिएगा, क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है। तो वो जो राजवंश है वो है शक राजवंश। और शक राजवंश का सबसे जो प्रतापी राजा है वो रुद्रदामन प्रथम को माना जाता है। रुद्रदामन प्रथम को, जिन्होंने सुदर्शन झील को जीर्णोद्वार करवाया था, यानी पुनः उसे विकसित बोल सकते हैं बनवाया था। साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत भाषा में, रुद्रदामन प्रथम संस्कृत के ज्ञाता माने जाते थे और संस्कृत भाषा में इन्होंने सबसे लंबा अभिलेख भी लिखा है। तो इन बातों को याद रखिएगा, जो कि शक के महत्वपूर्ण या सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं। अग्रहार का अर्थ क्या होता है, तो अग्रहार का अर्थ होता है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। यानी ब्राह्मणों को जो भूमि दे दिया जाता था उस भूमि पे कोई भी कर नहीं यानी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, इसी को अग्रहार कहा जाता है। भारतीय उष्णकटिबंध मौसम विज्ञान संस्थान निम्न में से किस शहर में है। तो यह तो सभी को पता होगा कि यह पुणे में है। यह कहाँ पे है, तो पुणे में है। भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। तो प्राकृतिक रबर, याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्राकृतिक रबर, तो रबर कहाँ से हो जाएंगे, केरल हो जाएंगे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो चार मीनार का जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। और ये हुआ कब था, तो 1526 में हुआ था। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। पूरा डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां तरित झंझा आती है, यानी जहां पे लाइटनिंग बोल सकते हैं, बहुत तेज गति से आती है, तो उसे हम लोग आइसोबोन्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबोन्स कहते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। कहीं कहीं 49, कहीं कहीं 50 देता है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आपको चलना होगा। 8,848 भी सही है, 8,849 और 50 भी सही है। विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं सुनील छेत्री हो जाएंगे। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरू की थी वो किसके बीच शुरू की थी? यहाँ पे देखिए टेलीग्राफ लाइन की बात बताई जा रही है, यहाँ पे रेलवे लाइन की बात नहीं बताई जा रही है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएंगे। टेलीग्राफ लाइन, तो टेलीग्राफ लाइन जो हुआ था वो कलकत्ता से आगरा के मध्य चला था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जो रेलगाड़ी जो चली थी वो बम्बई से थाने के बीच चली थी। बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1832 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई थी? तो जो न्यूनतम उम्र उस समय रखी गई थी वो 14 वर्ष है। आज में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम वर्ष कितनी है? वो 18 वर्ष है और पुरुषों का 21 वर्ष है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना, और यह कब किया गया था? तो 1873 में किया गया था, ये याद रखिएगा। 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा 1851 में उन्होंने बालिका विद्यालय की भी स्थापना की थी। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है, तो अगर पूछा जाए कि भारत में किस अभ्यारण्य में सबसे अधिक हाथियां हैं तो वो तो हो जाएगा काजीरंगा। लेकिन अगर राज्य पूछ दिया जाएगा कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा अधिक हाथी पाई जाती है, तो राज्य में आ जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे अभ्यारण्य से पूछा गया है तो काजीरंगा हो जाएगा जो कि असम में है। निम्नलिखित में से किस देश ने एक जमीनी जहाज से तेल रिसाव के कारण आपातकाल घोषित कर दिया था? वो था मॉरिशस। वो कौन सा देश था? मॉरिशस था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1919 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो 1905 से 1919 की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है, और 1885 से लेकर के 1905 तक उदारवादी चरण कहा जाता है, और 1919 से लेकर के 1947 के युग को गांधी युग के नाम से हम लोग जानते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस का जो सिद्धांत दिया था वो अरविंद घोष ने दिया था। वो किसने दिया था? तो अरविंद घोष ने दिया था। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? ये तो बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया और सभी को मालूम होगा, बिहार जो है वो सबसे कम साक्षरता वाला प्रदेश है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशाही हो रहा था, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? यानी उस समय उस ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताना है, गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिस समय फ्रांस में नेपोलियन का कब्जा था, यानी फ्रांस तेज गति से दूसरे देशों पे कब्जा कर रहा था। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलीजली थे। इनका कार्यकाल 1857 से लेकर के 1758 से लेकर के, माफ कीजिएगा, 1758 से लेकर के 1804 तक था, 1805 तक था इनका कार्यकाल। और उसी समय नेपोलियन अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे फ्रांस में। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्यों? तो क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर का मतलब याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है सूर्य के नज़दीक कब सबसे नज़दीक, सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक कब पहुंचता है, उसी को कहा जाता है उपसौर यानी पेरिहिलियन। तो याद रखिएगा प से पेरिहिलियन, प से पास कब जाता है? तो 3 जनवरी को जो होता है सूर्य जो होता है वो पृथ्वी जो होता है वो सूर्य के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाता है, जिसे हम लोग उपसौर कहा जाता है। और अपसौर कब होता है? वो 4 जून को होता है। वो कब होता है? 4 जुलाई को होता है अपसौर, जिसे हम लोग एफेलियन कहा जाता है। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो भारत का जो प्रामाणिक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से निश्चित किया जाता है।
बरौनी में किसी मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो वहां पे देखिएगा कि पाइपलाइन, जब रेलवे से आप रेल लाइन से जब गुजरिएगा तो देखिएगा कि पाइपलाइन बिछा हुआ है खेतों के रास्ते से होते हुए। तो बरौनी जो है वो पाइपलाइन के माध्यम से तेल से जो है वो जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो 36 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो हो जाएगा वो टिहरी बांध हो जाएगा, कि जो उत्तराखंड में है। लेकिन अगर भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा जाएगा तो वो भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। अगर गुरुत्वीय वर्ड लग जाएगा तो भाखड़ा नांगल हो जाएगा, और सिर्फ ऊंचा बांध पूछा जाएगा तो वो टिहरी बांध होगा। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है और भाखड़ा नांगल जो है वो सतलुज नदी पे है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो इसके बीच में जो है वो हुसैन सागर झील है। याद रखिए, इसके बीच में कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील है। और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पे जो झील है वो चोलहामू झील है। चोलहामू झील है जो कि सिक्किम में है, याद रखिएगा। किस देश ने विशाल गैस के क्षेत्र के विकास हेतु ईरान को 11 अरब डॉलर देने का प्रस्ताव किया था? तो ये हो जाएगा भारत। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं। तो ये NSSO के द्वारा, याद रखिएगा, NSSO जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है, और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं है? कहा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात संयंत्र शुरू किए गए थे। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन उसमें से नहीं है? तो बोकारो जो होगा वो नहीं हो जाएगा। बोकारो जो हो जाएगा वो तृतीय में हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा। नदी के जल ग्रहण के क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होगा? तो वृक्ष के रहने से बादल आकर्षित होंगे और वर्षा की संभावना बढ़ जाएगी। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो यह जो अधिकार है यह संसद को है। यह अधिकार किसको है? तो यह अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत हो जाएगा। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पे नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो कोई व्यक्ति अगर 7 वर्ष तक लगातार अगर बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता जो है वह स्वतः जो हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य 1975 में बना था। 1975 में भारत का यह 22वां राज्य बना था। और संविधान संशोधन पूछा जाएगा तो 36वां संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का परिवर्तन और संविधान के उल्लंघन से क्या हो जाएगा? संरक्षण। तो मूल अधिकार में परिवर्तन, मूल अधिकार में परिवर्तन जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र में आते हैं आर्टिकल 32 के तहत। याद रखिएगा, आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय हो जाएगा और आर्टिकल 226 के तहत हो जाएगा हाई कोर्ट हो जाएगा, यानी उच्च न्यायालय हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा, न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार का रिट जारी करेगा, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट जो है वो 5 प्रकार का रिट जारी करेंगे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो वो राष्ट्रपति के पास है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो आर्थिक न्याय जो है वह हमारी प्रस्तावना में निहित है। हमारी प्रस्तावना में जो है वह आर्थिक न्याय निहित है। इसके अलावा अगर समान न्याय आपसे पूछा जाएगा या निःशुल्क न्याय या सहायता पूछा जाएगा तो आर्टिकल 39 के तहत आ जाएगा, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत में आता है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा है।
संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो संसद की कार्यवाही सूची में जो प्रथम विषय होता है उसे हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 यानी 123 के तहत। और राज्यपाल जो हो गया वो राज्य में 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की गणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत है? पिछली वीडियो में भी इसके बारे में जानकारी दिए थे कि 2026 तक हमारा जो सीटों का जो आवंटन है वो निर्धारण किया गया है। 2026 में इसमें हो सकता है कि बदलाव लाया जा सके। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के, याद रखिएगा, लोकसभा के प्रसाद प्रयत्न जो है वो कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 53 का बी सही हो जाएगा। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? तो अब तक भारत के 7 उप प्रधानमंत्री जो हैं वो उस पद पर जो है 7 जो व्यक्ति हैं वो उप प्रधानमंत्री बने हैं। और लास्ट वाले कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो अंतिम उप प्रधानमंत्री थे। वर्तमान समय में भारत के कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि उप प्रधानमंत्री जो है वो संवैधानिक पद नहीं है। संविधान में उप प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया गया है। महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत पहले का दिया जा रहा है। इस प्रश्न के आधार पे हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि वर्तमान में जो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है वो दिनेश गुणवर्धन है। श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धन, याद रखिएगा। वहीं श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे जो है वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति है। तो इन दोनों बातों को आपको अलग से याद रखना होगा। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ है? ये प्रश्न भी आई है। कहा गया कि किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक खंडपीठ अस्थायी और अस्थायी है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो खंडपीठ है वो सबसे जो अस्थायी है और अस्थायी है। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय की यानी हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो कुल 25 हाई कोर्ट हैं पूरे भारत में। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में चालू वित्त वर्ष में संचयी उत्पाद की 100 बिलियन से अधिक यूनिट प्राप्त की है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एनटीपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है। ये करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल थे। पारसेक इकाई किसकी है? तो पारसेक सभी को पता होगा कि दूरी की जो इकाई है वो पारसेक भी होता है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, समय का नहीं है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हमारा यहाँ पे जी का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पे प्रश्न में किसका मान पूछा जा रहा है? जी का मान पूछा जा रहा है। तो 2 बात याद रखिएगा। पहला बात कि अगर हम पृथ्वी की सतह से, अगर हम जिस पे अभी बैठ कर वीडियो या खड़ा होकर वीडियो जो बना रहे हैं, अगर हम वहाँ से ऊपर की ओर उठते हैं तो हमारा जी का जो वैल्यू होगा वो घटते हुए चला जाएगा। लेकिन अगर भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुव की ओर जाएंगे, हमारे यहाँ 2 ध्रुव है, हमारे पृथ्वी का 2 ध्रुव है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर हम विषुवत रेखा पे यानी बीच से अगर ऊपर भी जाएंगे, यानी कहने का मतलब होगा कि अगर उत्तरी ध्रुव पे या निचली दक्षिणी ध्रुव पे भी जाएंगे तो जी का मान वहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि ध्रुवों पे जी का मान सबसे अधिक होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पे जी का मान बढ़ता है, लेकिन सरफेस पे यानी सतह से ऊपर जाने पे जी का मान घटता है। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित रखता है? तो ये प्रत्यास्था से संबंधित रखता है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड किस देश की है? तो क्रिस्टीना लेगार्ड जो थी वो किस देश की है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रांस की। ताप के सेल्सियस पैमाने पे परम शून्य होता है। परम शून्य ताप का वैल्यू पूछा जा रहा है, -273 डिग्री होता है परम शून्य ताप।
ऊष्मा के संचारण की विधि है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हीट का ट्रांसफर होता है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। कंडक्शन माध्यम से, संवहन माध्यम से और विकिरण यानी रेडिएशन माध्यम से। चालन, संवहन और विकिरण तीनों माध्यम से होता है। अब बारी बारी से समझते हैं कि संवहन माध्यम से किस में होता है, तो द्रव और गैस। याद रखिए, द्रव और गैस में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो संवहन माध्यम से होता है। सॉलिड में जो होता है वो चालन माध्यम से होता है। अवस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है। देखिए, अवस्रव तरंगों की जो आवृत्ति होती है, अवस्रव की बात बोला जा रहा है जिसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक को भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, लेकिन इसे पराश्रव्य कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पराश्रव्य कहा जाता है। और 20 से अधिक जो है जिसे हम लोग सुन सकते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच को हम लोग सुन सकते हैं, जिसे हम लोग श्रव्य तरंग कह सकते हैं, ऑडिएबल कह सकते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ कौन है? तो वर्तमान में याद रखिएगा 67 का क्या हो जाएगा? ग्रीस कॉगसी। ग्रीस कॉगसी जो है वर्तमान में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ और एमडी हैं। तो नाम क्या याद रखना है? ग्रीस कॉस्की। लिख देते हैं यहाँ पर ग्रीस कॉस्की। ग्रीस कॉस्की हो जाएगा आपका। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्वनि के ये प्रवर्तन पर काम करता है, रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किसने स्थानीय विनिर्माण को स्थानित करने के सरकार के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित हेतु आत्मनिर्भर भारत सप्ताह लॉन्च किया है? तो आत्मनिर्भर भारत सप्ताह जो लॉन्च किया गया है वो राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमारी आंखों पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो यह दिवस हम लोग 18 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाते हैं। जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो पहले समझते हैं कि प्रेस बायोपिया में होता क्या है। तो प्रेस बायोपिया में होता क्या है कि हम लोग न पास की चीज़ों को अच्छी तरह से देख पाते हैं, नहीं दूर की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो इसके लिए हमें बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करना होता है, याद रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में जवाब दिया कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस किस चीज़ के उपचार में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्सल ट्रेन के माध्यम से बांग्लादेश के लिए डेनिम और रंजन का परिवहन करेगा? कौन सा राज्य? तो वो राज्य हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। दिल्ली के फिरोज शाह कोटले मैदान का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम के नाम पर किया गया है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहा जाता है। जो सक्रिय है वो ट्राइटियम कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम होते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स सक्षम ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म एंथ रिवार्ड लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा किया गया है। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम जो है वो बॉयल का नियम है। और इस तरह के प्रश्न बिहार एसएससी में जरूर पूछे जाएंगे, आपको मालूम होना चाहिए। धुआं उदाहरण है। धुआं किसका उदाहरण है? तो धुआं जो है वो सॉलिड से गैस का उदाहरण है। सॉलिड से गैस यानी ठोस से गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक का ईंधन मान सबसे अधिकतम होता है? तो ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि हाइड्रोजन का जो मान होता है वो सबसे अधिक होगा। पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन है? तो सबसे अधिक पाए जाने वाले जो तत्व है वो प्राकृतिक तत्व होते हैं। वित्तीय सेवा मंच कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्ष कुमार भनवाला को नियुक्त किया गया। हर्ष कुमार भनवाला हो जाएंगे। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्था बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो रबर को अगर अधिक मजबूत और इलास्टिसिटी बनाना है यानी प्रत्यास्था बनाना है तो उसमें हम लोग सल्फर मिला देंगे। अगर उसे हार्ड बनाना है तो उसमें हम लोग कार्बन की मात्रा बढ़ा देंगे। माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसने हाल में ही विस्फोट किया था? तो ये जो है वो इंडोनेशिया में है। ये कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में है।
तोता हिंद यानी तूतिया हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? या अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो को तोता हिंद भी कहा जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? या यह दोहा जो है यह किनका है? सही जवाब हो जाएगा कबीर का है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि नादेर में है। और यह नादेर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई थी और इनकी हत्या माना जाता है गुल खां नामक पठान के द्वारा की गई थी। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर जो है वो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। और ये प्रश्न भी आई है आपके बिहार दरोगा के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है? यानी इंदिरा वन मितान योजना जो शुरू करने की जो घोषणा की गई है वो किनके द्वारा की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो पंडित जसराज जो हो जाएंगे वो शास्त्रीय गायन में हो जाएंगे। शास्त्रीय गायन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है सोमा मंडल को। किसे चुना गया है? सोमा मंडल को चुना गया है। नेक्स्ट है कि वाल्टर रोजर मार्टोसुरिस किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? ये एक प्रश्न गलत दिया गया है। ये प्रधानमंत्री थे पेरू के। ये पेरू के क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में जो पेरू के प्रधानमंत्री हैं वो गुइडो बेलिडो है। गुइडो बेलिडो हो जाएंगे। मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मोहम्मद औदल बिलाल को। मोहम्मद औदल बिलाल को जो है वर्तमान में मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री हैं। साधन लागत कीमतों पर एनएनपी की वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकतम रही थी? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकतम रही थी? वो हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये अधिकतम हुई थी। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू था? 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? कनेक्टिंग कम्युनिटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के वर्षों का इतिहास है? तो ये हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ये क्या हो जाएंगे? 96 के ये हो जाएंगे एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल का है। एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल का है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी सेंटर को किस नाम से लॉन्च किया है? तो यह जो नाम से लॉन्च किया गया है कृषि मेघ के नाम से यह लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, यानी पूछा क्या जा रहा है कि वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। और मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस, यानी एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी को किस तरह से पहचान लेते हैं? सही जवाब होगा गंध के माध्यम से। और मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में जो 20 दांत होते हैं जिसे हम लोग मिल्की टूथ के नाम से जाते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। इसके अलावा जो 12 दांत होंगे वो दोबारा अगर टूट जाएगा तो वो दोबारा विकसित नहीं होगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।